गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। यस, जैसे कि आपने कल का वीडियो अगर देखा होगा तो हमने वर्ण विचार, ये लेसन हमारा जो दूसरा है ग्रामर का, हमने पढ़ने के लिए चालू कर दिया था और उसका आधा पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया था। तो उसकी थोड़ी सी रिवीजन करके हम आगे का पार्ट देख लेंगे। जैसे कि कल के वीडियो में आपने देखा वर्ण क्या है, जो मुख से ध्वनि आती है उसे वर्ण कहा जाता है, और जो मुख से आई हुई ध्वनि अगर आपने लिखी तो उसे वो अक्षर बन जाती है, जैसे कि स्वर और व्यंजन। और वर्ण के दो रूप है स्वर्ण और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ये हमने कल देखा था। तो अभी हम देखेंगे पेज नंबर 8 पे क्या है। जैसे कि हमने जो ये बॉक्स था, मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, ये वाला बॉक्स आपको आपके नोटबुक में लिखना है। तो आई होप आपने लिखा होगा, ये ध्यान में रखिए कि आपने लिखा है। हम आज आगे का पार्ट देख लेंगे। तो अभी हम देखेंगे अनुस्वार का उच्चार नाक से होता है। जैसे अनुस्वार आपको पहले से ध्यान में रखना है कि अनुस्वार किसे कहते हैं, जो कौन से भी वर्ण के माथे पर यानी ऊपर कौन सा भी वर्ण हो, या क के ऊपर हो या ग के ऊपर हो, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है उसे कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, ये अ के ऊपर जो दिख रहा है आपको, हम इसे हिंदी में बिंदु कहते हैं, अंग्रेजी में डॉट कहते हैं। तो ये पूरे जो डॉट दिखते हैं आपको कौन से भी वर्ण के ऊपर हो उसे अनुस्वार कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये अनुस्वार जब हम अनुस्वार वाले शब्द जब मुंह से बोलते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं, तब उसकी आवाज जो आती है वो नाक से आती है। जैसे कि हमने पहले ही देखा है, कौन सा अक्षर बोलते समय वो कहाँ से निकलता है, वो मुंह से निकलता है, मतलब गले से निकलता है, या नाक से निकलता है, या ऊपर से, मतलब कैसे निकलता है, ये हमने देखा था। तो जो ये अनुस्वार वाले शब्द है जब हम पढ़ते हैं तो उसका आवाज जो है, साउंड जो है, ध्वनि जो है नाक से आता है। जैसे कि शब्द दिए गए हैं यहाँ पे जंगल, आप ये वर्ड्स आपको मुंह से बोलना है जोर से, तब आपको समझ में आएंगे कि कौन सा वर्ड बोलते समय हमें समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड बोलेंगे तो नाक से उसका साउंड आता है। ठीक है, मंगल आदि। अनुनासिक का उच्चार नाक और गले दोनों से होते हैं। अनुनासिक यानी जो चंद्र बिंदु की मात्रा होती है, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया का के ऊपर मैंने ये चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई, या गा के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई, तो इसे कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, तो ये हो गया अनुनासिक, मतलब इसे चंद्र बिंदु की मात्रा भी कहा जाता है। तो आपको अगर ये चंद्र बिंदु की मात्रा दिखती है तो उसे कहते हैं अनुनासिक। तो ये वाले शब्द जब आप पढ़ेंगे या लिखेंगे या सुनेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका साउंड जब हम बोलेंगे तो उसका ध्वनि नाक और गले दोनों से भी आता है, जैसे कि काटा, दांत इत्यादि। ठीक है, विसर्ग का उच्चार गले से होता है, जैसे कि अंत, स्वतः इत्यादि। आपको मालूम है विसर्ग किसे कहते हैं? कौन से भी स्वर के बाद या व्यंजन के बाद ये जो दो डॉट दिखते हैं आपको, उसे विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग चिन्ह लगाकर लिखिए। अभी आपको होमवर्क है पेज नंबर 8 पर जो क्वेश्चन दिया है, कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, उनके मात्राएं जो है, मतलब अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग नहीं लगाए गए हैं। तो आपको ये पूरे शब्द जो है उनके सही शब्द बोलकर उनको कौन सी मात्राएं लगेगी, यानी विसर्ग लगेगा या अनुस्वार लगेगा, ये लगाकर आपको ये आपके नोटबुक में भी लिखना है और बुक में भी लिखना है। ये है आज का आपका होमवर्क, पेज नंबर 8। फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, आफ्टर दैट यू हैव टू कॉपी दिस क्वेश्चन इन योर हिंदी नोटबुक। ओके, ओनली यू हैव टू ऐड द, सिर्फ आपको यहाँ पे उनकी मात्राएं लगाकर शब्द बनाना है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 पे फिर से क्वेश्चन है, आगत वर्ण आ, ज और फ के उच्चार वाले कोई दो शब्द लिखिए, जैसे कि बॉल, जमीन, फिल्म, और आ वाले वर्ण शब्द, ज वाले वर्ण और फ वर्ण वाले शब्द। ये भी आपको पहले स्टेज बुक पर करना है और फिर नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ये है आपका आज का होमवर्क। आगे देखेंगे, स्वर के प्रकार कितने हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जैसे कि ह्रस्व यानी, पहले आज हम देखेंगे ह्रस्व यानी, ह्रस्व स्वर यानी जो बोलते समय जब हम बोलेंगे या कुछ पढ़ेंगे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं उनको पढ़ने को या बोलने को ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लगता, तो उसे ह्रस्व कहते हैं। क्योंकि उनका जब हम बोलते हैं, जब सुनते हैं या जब पढ़ते हैं तो उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लेते वो बोलने के लिए, उसे ह्रस्व कहते हैं। आइए देखेंगे बुक में क्या है। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ और रू स्वर है अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बोलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो फास्ट होता है बोलकर, है ना, तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर इसके अपोजिट है, जैसे कि ह्रस्व स्वर को ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है बोलने के लिए या पढ़ने के लिए, या जब हम बोलते हैं उस समय। तो आइए देखेंगे बुक में क्या है। दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको कि ह्रस्व स्वर जो है उनको बोलने को टाइम नहीं लगता, वो बोल के फास्ट हो जाते हैं। अगर हमने फास्ट भी बोला और नहीं भी बोला, लेकिन उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता बोलने, वो बहुत जल्दी बोलकर हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि जो स्वर बोलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लगता, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जो स्वर बोलने के लिए या पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, ह्रस्व स्वर में अ, आ, ई आता है क्योंकि फास्ट बोला जाता है, और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, आई आते हैं क्योंकि उनको बोलते समय या पढ़ते समय थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा दीर्घ हो जाता है वो पढ़ने के लिए, इसलिए उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि अपोजिट वर्ड होते हैं लॉन्ग शॉर्ट, वैसे ही है। जो शॉर्ट टाइम में हो जाता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनको लॉन्ग टाइम लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। स्वर को उच्चार स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। स्वरों के उच्चार कैसे स्वतंत्र रूप में होते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे स्वर, हर स्वर एक स्वतंत्र रूप में होता है और उसकी स्वतंत्र एक साउंड होती है, ध्वनि होती है जब हम मुंह से बोलते हैं या पढ़ते हैं। हिंदी की वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है, तो आपको ध्यान में रखना है स्वर की मूल संख्या है 11। स्वरों के लिए 2 चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, वे ही उनकी मात्राएं कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मैंने अ लिखा तो आपको ध्यान में रखना है अ की कौन सी मात्रा नहीं रहती, और अगर मैंने आ लिखा है तो ये आ की मात्रा ऐसी होती है। अगर मैंने क को आ की मात्रा लगाई तो ये हो जाता है का। तो इनकी अपनी अपनी एक, मतलब हर स्वर की एक एक मात्राएं होती है। तो मैं ये आपको सब मात्राएं, कौन से स्वर की कौन सी मात्रा है, ये मैं कल आपको बोर्ड पर लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। सिर्फ अ को छोड़कर बाकी सभी स्वतंत्र की अपनी मात्राएं है। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर हमने अ लिखा तो अ की कोई सी मात्रा नहीं रहती। अगर मैंने क ल म लिखा तो तीनों वर्ण को कौन सी भी मात्रा नहीं है, तो सिंपल लग जाती है। अगर मैंने लिखा काका तो क को भी आ की मात्रा है और क को भी अ की मात्रा है, तो दोनों को अ की मात्रा लगाकर वो का हो जाता है। जब हम उसे पढ़ते हैं तो वो साउंड जैसे कि का बन जाता है। तो हर स्वर की अपनी अपनी एक स्वतंत्र मात्राएं हैं, ठीक है।
ये आपके बुक में नहीं है मात्राएं, लेकिन मैं कल आपको आपके मतलब ये बोर्ड पर लिख के दिखाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए आपको पेज नंबर 9 पे फिर से एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्वर वर्णों को ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के सामने लिखिए। जैसे कि अ से औ तक वहां पे दिया गया है, तो आपको वो सारे वर्ण है मुंह से बोलना है। अगर आपको लगता है कि उसका साउंड कम है, मतलब बोलने को ज्यादा समय नहीं लगता है, तो आपको ह्रस्व स्वर में लिखना है। अगर आपको लगता है कि इसे बोलने में ज्यादा टाइम लगता है, उच्चारण में ज्यादा टाइम लगता है, तो आपको उसके दीर्घ स्वर में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, यू कैन राइट ओनली ऑन द टेक्स्ट बुक ओनली। ओके, तो आज का होमवर्क आपको मालूम है, पेज नंबर 8 पर जो दिया है वो करना है, और पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग किसे कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है, बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।